हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइप एजुकेटर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इटालियन मराइन्स केस जो कि 2012 से चला आ रहा है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है रिसेंटली कि इंडिया इन दोनों इटालियन सोल्जर्स के खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता है। ये डिसीजन लिया गया है वर्ल्ड कोर्ट द्वारा। ये तो फरवरी 2012 का इंसिडेंट है जो कि केरला कोस्ट के नज़दीक हुआ था। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस इशू को डिटेल में। तो पहले हम लोग देखते हैं इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। रिसेंटली जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है पीसीए, इसने पब्लिश किया अपना फाइनल डिसीजन जो कि लिया गया है इनके एक एडहॉक ट्राइब्यूनल ने, जो कि कंस्टिट्यूट किया गया था डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इटालियन मराइन केस के, जो कि इंडिया और इटली के बीच में चला आ रहा है। ये रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी अनक्रॉस। इटली और इंडिया के बीच जो डिस्प्यूट चला आ रहा है, ये इसके लिए ये एडहॉक ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट किया था। इन्होंने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। तो इसने अपने डिसीजन में इंडिया का जो कंटेंशन है उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब इंडिया की जो मांग थी, इंडिया का जो ओपिनियन था, उसको रिजेक्ट कर दिया है कि जो इटालियन सोल्जर्स हैं जिन पे आरोप था कि उन्होंने इंडियन फिशरमैन को मारा था, उनको इंडियन कोर्ट्स में ही उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाए। इस मांग को इस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये भी कहा है कि इंडिया में जितने भी इन दोनों सोल्जर्स के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उसको भी अब बंद कर दें। इस केस का हम लोग पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2012 में इंडियन पुलिस ने दो इटालियन मराइन्स को, जो कि एनरिका लेक्सी नामक ऑयल टैंकर पे पोस्टेड थे, ये टैंकर हैं, वहां से उनको डिटेन कर लिया था क्योंकि इन दोनों इटालियन सोल्जर्स ने दो इंडियन फिशरमैन को गोली मार दी थी जो कि एक इंडियन वेसल पे थे। और उनको गलतफहमी ये हो गई थी कि ये दोनों जो इंडियन फिशरमैन हैं वो पायरेट्स हैं जो कि केरला कोस्ट के पास काम करते हैं। तो इटली ने अपना जो आर्गुमेंट है वो ये दिया था कि सबसे पहले जो दो मरीन्स थे, जिन्होंने ये मर्चेंट टैंकर पे जिन्होंने इंडियन फिशरमैन को मारा था, उनको लगा था कि ये पायरेट अटैक है। सबसे पहला तो ये गलतफहमी थी, तो उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं मारा था। ये इंसिडेंट हुआ था 20.5 नॉटिकल माइल्स कोची से दूर, ये इतने डिस्टेंस पे हुआ था ये। फिर इटली ने ये भी कहा है कि ये जो दोनों इंडियन फिशरमैन जिनकी डेथ हुई है, उनकी डेथ हुई है तब जब उनके जो दोनों सोल्जर्स थे इटालियन, वो अपना ऑपरेशनल ड्यूटीज को निभा रहे थे। यानी कि उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं मारा है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो इस केस में ये दोनों सोल्जर्स के लिए फंक्शनल इम्यूनिटी को इन्वोक किया जा सकता है, जो कि हर देश की मिलिट्री के पास अवेलेबल है जो ऑप्शन। इसके अलावा अगर जो चार्जेस ऑफ डेथ जो हैं बाय एक्सीडेंट, अगर इन दोनों मराइन्स के खिलाफ अगर उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाता है अगर, तो उसको भी इटालियन लॉ एंड जुरिस्डिक्शन के तहत किया जाना चाहिए, जो कि हार्मोनाइज्ड है यूएन लॉ ऑफ सी, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत। ये इटली का स्टैंड था। इंडिया का स्टैंड क्या था? इंडिया ने कहा था कि क्योंकि ये इंडिया के सॉवरेनिटी में हुआ है, तो इसलिए इंडिया के पास पूरा राइट है इसकी सोल जुरिस्डिक्शन का, दोनों मराइन्स को प्रोसिक्यूट करने का एक स्पेशल कोर्ट में। 3 साल बाद यानी 2015 में इटली गया इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, ITLOS के पास में, और वहां उसने मांग की कि उनके जो दोनों इटालियन मराइन्स हैं उनको इटली में ही रखा जाए जब उनके खिलाफ कोई ट्रायल हो रहा है, और इंडिया को रोका जाए इन दोनों सोल्जर्स के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करने से। लेकिन तब तक इंडिया ने ऑलरेडी एक स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट को सेटअप कर दिया था, जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था इस कोर्ट को सेटअप करने के लिए, ताकि इस जुरिस्डिक्शन की एप्लीकेबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सके। और इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA ने ऑलरेडी इन दोनों इटालियंस के ऊपर कई चार्जेस लगा दिए थे इंडियन पेनल कोड के तहत, जो कि रिलेटेड से मर्डर से रिलेटेड, अटेम्प्ट टू मर्डर से रिलेटेड, मिस्चीफ एंड कॉमन इंटेंट से रिलेटेड। लेकिन ITLOS ने 2015 में ये जजमेंट दिया कि इटली और इंडिया दोनों ही अपने अपने देशों में जो डोमेस्टिक प्रोसिक्यूशंस चल रहे हैं इस केस से रिलेटेड, एनरिका लेक्सी केस से रिलेटेड, उसको सस्पेंड कर दें, और ना ही वो कोई ऐसा स्टेप ले, ना ही वो कोई ऐसा डिसीजन ले जो कि ITLOS के डिसीजन के खिलाफ हो, उसको जियोपर्डाइज करता हो, उसको रिस्क पे डालता हो। इस डिसीजन के बाद इंडिया और इटली के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो फ्रीज हो गए काफी लंबे समय तक, और 2016 में ही कुछ डेवलपमेंट हुई दोनों के रिलेशंस के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि
की पॉइंट्स, यानी जो जजमेंट हुआ उसमें इंडिया के फेवर में कौन कौन से जजमेंट्स हुए और इटली के फेवर में कौन कौन से जजमेंट्स हुए। तो जो ट्राइब्यूनल है ये वर्ल्ड कोर्ट का, उसने इटालियन मिलिट्री ऑफिसर्स जो दोनों हैं उनको ये कहा है कि दोनों ने ब्रीच किया है इंडियन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अंडर अनक्लॉज आर्टिकल 87 1A और 90। ट्राइब्यूनल ने ये भी कहा है कि इंडिया इज एंटाइटल्ड, यानी इंडिया को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए लॉस ऑफ लाइफ से रिलेटेड, फिजिकल हार्म से रिलेटेड, मटेरियल डैमेज टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जो मॉरल हार्म उन्होंने कॉज किया है सेंट एंटोनी, जिसपे जो दोनों मछुआरे थे इंडियंस जो मारे गए थे, तो सेंट एंटोनी के कैप्टन और उसके क्रू को जो भी मॉरल हार्म हुआ है उसके लिए इटली जो है वो कॉम्पेंसेट करेगा इंडिया को। अब हम देखते हैं कि इटली के फेवर में कौन कौन से जजमेंट्स आए हैं। तो इंडिया ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए अनक्लॉज ट्राइब्यूनल से ये मांग की थी कि पीसीए जो है उनके पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है इस केस से रिलेटेड जो कि इटली ने उनके पास सबमिट किया है। लेकिन पीसीए ने कहा, जिस जो 5 मेंबर जो उनका बेंच था, जो डिसाइडिंग बेंच था, उसने उसमें से 4 लोगों ने इस इंडिया की मांग को रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ एक ही मेंबर ने इंडिया के फेवर में वोट किया। तो इसलिए ये इटली के फेवर में चला गया। सेकेंडली इटली के फेवर में दूसरा जजमेंट ये आया है कि उनके जो दोनों इटालियन मराइन सोल्जर्स थे वो इटालियन आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स थे और उन्होंने अपनी ऑफिशियल एक्सरसाइज के दौरान ही उनसे उन्होंने ये गोली चलाई थी। इसलिए अब उन दोनों के खिलाफ जो ट्रायल है वो इंडियन कोर्ट्स में नहीं हो सकता और दोनों ही इटालियन मराइन ऑफिशियल्स को अब इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो ये दोनों जो डिसीजंस थे, जजमेंट्स थे, वो इटली के फेवर में चले गए। अब हम लोग देखते हैं ये जो जजमेंट लिया गया वो किस बेसिस पे लिया गया। तो ट्राइब्यूनल ने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया और इटली जो दोनों ही देश हैं, दोनों ही देश को इक्वली यानी कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है दोनों के पास इस केस से रिलेटेड, और दोनों ही के पास वैलिड लीगल बेसिस है इस 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 इंसिडेंट से रिलेटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने का। लेकिन जो कोर्ट है उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो दोनों मराइन सोल्जर्स हैं इटालियन, इन दोनों के पास इम्यूनिटी भी है क्योंकि ये दोनों स्टेट ऑफिशियल्स थे और अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो इसीलिए इंडियन कोर्ट के पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है इन दोनों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने का, और दोनों दोनों के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है वो इंटरनेशनल कोर्ट में ही होगा। अब हम देखते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में जिस कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया है। तो ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है पीसीए, ये 1899 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है हेग में जो कि नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है सर्व करना इंटरनेशनल कम्युनिटी को कौन कौन सी फील्ड्स में, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको फैसिलिटेट करना है आर्बिट्रेशन में, और जो भी अलग अलग फॉर्म्स के जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है अलग अलग देशों के बीच में जो अराइज होते हैं उससे रिलेटेड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करें। सिमिलरली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास एक फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड भी है जिसका एम है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दुनिया की, उनको मदद की जाए कि जब भी वो कोई भी केस लेके आते हैं पीसीए में, तो जितना भी खर्च होता है, जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, तो उस खर्च को थोड़ा उसमें कमी लाया जाए, मतलब उसमें हेल्प किया जाए, और जितना भी डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफर करता है पीसीए उसमें जितना भी खर्च आता है उसमें हेल्प कर सके किसी तरह। फाइनली वे फॉरवर्ड हम देखते हैं इंडिया को आगे चल के अब क्या करना चाहिए। तो इंडिया ने जो है इस डिसीजन को नोट किया है, यानी और कहा है कि इंडिया इसको मानेगा, इसको फॉलो करेगा, और इंडिया में जितने भी रेलेवेंट एंटिटीज हैं इस केस से रिलेटेड और जितने भी रेगुलेटेड फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किए गए थे इस केस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने, सारे के सारे ही इस डिसीजन को मानेंगे।
सिमिलरली इंडिया को अब क्या करना चाहिए, इंडिया को अवेयरनेस अब बढ़ानी चाहिए इस इंसिडेंट से रिलेटेड, और इंडिया को इस इंसिडेंट को एक सबक के रूप में देखना चाहिए इंडियन डिप्लोमेसी के लिए, ताकि जो फ्यूचर में अगर कोई चैलेंजेस आते हैं इंडिया के लिए तो वो इसको काफ़ी एक बेटर वे में हैंडल कर सकें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।